हेलो फ्रेंड, आपका अपने चैनल ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल पर स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आए हैं जो आपको बोर्ड पे दिख ही रहा है, यानी DEI PhD प्रोग्राम मार्च 2021। तो ये अहम है क्योंकि इस टाइम पे क्या है कि आपके अदर यूनिवर्सिटी में अभी नोटिफिकेशन आ ही रहे हैं। जब तक DEI का प्रोसेस इतना फास्टली होगा कि आपका जब अदर यूनिवर्सिटी आपको रिटन के लिए बुलाएगी, जब तक आप DEI में एडमिशन ले चुके होंगे, क्योंकि DI सबसे पहले कनेक्ट कराता है हर प्रोग्राम को, जिससे कि अदर यूनिवर्सिटी जब तक नोटिफिकेशन निकालें, जब तक DI के स्टूडेंट वहाँ पहुँच जाए। तो बहुत से मेरे फ्रेंड थे जिनकी क्वेरी आ रही थी बार बार कि DI के इंटरव्यू में क्या होता है वह, और रिटन में किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। ज़्यादातर जो क्वेरी आई हैं वो इंटरव्यू को लेके आई हैं। तो आज हम डिस्कशन करेंगे कि इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंटरव्यू की टाइमिंग क्या होती है, इंटरव्यू के पैनल में कितने लोग बैठ सकते हैं तथा किस एरियाज तक के हो सकते हैं वो आपके पैनल में बैठने वाले मेंबर्स। तो आज हम फुल डिस्कशन होगा, तो आप शुरू से वीडियो को एंड तक देखिएगा तथा शुरू से वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि आज आपकी एक भी क्वेरी शायद नहीं बचेगी। अगर बचती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आइए चलिए हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं और देख लेते हैं कि क्या होता है इसके इंटरव्यू में, क्या होता है इसके रिटन में। थोड़ा वीडियो लंबा जा सकता है क्योंकि हर बार मैं ये सोचती हूँ कि वीडियो लंबा ना जाए, तो उस वजह से मैं एक्स्ट्रा कोई भी टॉपिक को लेकर एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं कोरिलेट करती हूँ। तो इस बार हमने करा है क्योंकि बात इंटरव्यू की है, और इंटरव्यू पता है आपको अटेंड टाइम पर भी हो सकता है, यानी जैसे आपका पेन में बैठा है, आप गए, आपके हाव भाव से इंटरव्यू के क्वेश्चन बन जाए, आपको देखकर ही बन जाए, आपके नाम से बन जाए। इंटरव्यू का कोई एक निश्चित एरिया नहीं होता। फिर भी मैंने ये कोशिश की है कि हाँ, इंटरव्यू में इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं उनके सर्टिफिकेट से ही क्वेश्चन बन जाते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो उनका ड्रेसिंग कोड होगा उससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं इंटरव्यू में। तो हम यहाँ पे कोशिश करते हैं एक के इंटरव्यू में इस तरह के संभावित प्रश्न बन सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने डाल रखा है RET रिट। रिट का मतलब कभी कभी इसमें पूछ भी लेता है कि जो आपने अभी रिटिन दिया था उस फुल फॉर्म क्या है रिट की, एग्जाम की DI की। तो वह है आपका रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, यानी रिसर्च के लिए ही एंट्रेंस टेस्ट कराती है PhD में। कभी कभी पूछ लेता है कि आप किस प्रोग्राम के लिए आए हो, तो आप कहेंगे हम PhD प्रोग्राम के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं। तो वो पूछ लेता है अच्छा PhD की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये होती है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। यानी आप किसी भी सब्जेक्ट से PhD करने जा रहे हो, सबकी फुल फॉर्म यही बनेगी, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। यानी आपको महारत हासिल हो जाता है कि इसमें दर्शन में, यहाँ पे आपकी विचार, आपकी सोचने की क्षमता हर किसी में ब्रॉड, यानी ब्रॉड कॉन्सेप्ट को आप धारण कर लेते हैं अगर PhD कर जाते हैं तो। अब हम बात करते हैं इस एग्जाम की। इसमें अगर देखें हम तो इसमें 100 मार्क्स का आपका आ रहा है पेपर। अगर 100 मार्क्स का आपका पेपर है तो इनको बांटा कैसे गया है ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें 100 मार्क्स को बांटा कैसे गया है, तो आपको पता ही है कि यहाँ पे हमारा 100 नंबर का है आपका, जिसमें से आपके क्या है, यहाँ पे 35 मार्क्स का आपका क्या है, 35 मार्क्स का आपका रिटन है। क्या है आपका रिटन, साफ साफ नोटिफिकेशन में था ही। और आपका इसमें क्या है, इंटरव्यू आपका यहाँ पे है हमारा। मैंने रिटन को 2 पार्टों में बांटने की जगह एक ही में बांट दिया है, बट हम ऐसे रखेंगे, यहाँ पे है ये 70 का और ये हमारा 30 का। अभी बताऊंगी कि 70 में से 30 का मैंने रिटन, और यहाँ पे रिटन में आपको चीज जो याद रखनी है वो ये क्या है, एक बार अच्छे से कर लेते हैं। आपका 30 मार्क्स का इंटरव्यू, इंटरव्यू को हम पहले लिख देते हैं यहाँ पे, ये आपके 30 मार्क्स का है। यहाँ पे इंटरव्यू है आपका 30 नंबर का। आप कोशिश करिएगा कि आपका 12 से नीचे ना जाए, यानी अमूमन अभी मैं इस पे और चर्चा करूंगी कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं तथा किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर रिटन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। अगर इसकी बात करें, आपकी जो 70 नंबर है 2 पार्ट डिवाइड होता है, ठीक है, डिवाइड होता है। और क्या डिवाइड होता है, वो हमारा रिटन डिवाइड होता है।
2 पार्टों में जो उसने दे रखा है। पहला हमारा होता है क्या, रिटन जो डिवाइड होता है वो होता है 35 नंबर, ये हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। इधर होते हैं 35 नंबर, ये हमारे रिसर्च एरिया से होते हैं, क्योंकि नाम ही टेस्ट का यही है। ये हमारे किससे होते हैं, रिसर्च एरिया से। ये हमारे रिसर्च एरिया से हो सकते हैं, होते ही होते, हो सकते नहीं है। तो जो रिसर्च एरिया से होते हैं वो सबके लिए 35 क्वेश्चन कॉमन होते हैं, सबके लिए होते हैं, ऑल पीएचडी स्टूडेंटों के लिए। जबकि ये 35 जो क्वेश्चन है या 35 आपके अंक हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो ये हमारे रिलेटेड होते हैं आपके किससे, पीजी से, पीजी लेवल से। इनका जो लेवल रहता है वो आपका पीजी रहता है, क्योंकि पीएचडी एंट्रेंस मानता है कि आपने पीजी किया है। अब पीजी आपने किया है तो मैं भी यही मान के चलती हूँ कि यहाँ पे आपने 35 नंबरों में से आप 25 आराम से ला सकते हैं अपने सब्जेक्ट में बिना पढ़े अभी प्रेजेंट में, क्योंकि अभी आपके पास कम टाइम है, शॉर्ट समय है। तो इस समय को आपको किस तरह यूज करना है कि आप अपनी क्या करें, रिसर्च में या पीएचडी में एक सीट पक्की कर लें। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि 25 नंबर आप ला सकते हैं बिना पढ़े, 10 नंबर आप छोड़ते हैं, आप 30 तक भी ला सकते हैं, मगर हम फिर भी 10 छोड़ देते हैं, 25 नंबर आप आराम से यहाँ ला सकते हैं। अब बच्चा हमारा रिसर्च एरिया, ये हर बच्चे का अच्छा नहीं होगा, ये हर किसी का अच्छा नहीं हो सकता, 10% का अच्छा होगा। तो यहाँ आधे लोग अपने आप आपकी इस भीड़ में से हट गए, क्योंकि हर एक का अच्छा नहीं होगा। पर आपको अपना अच्छा करना है, क्योंकि आपको भीड़ से अलग चले जाना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि इस पे एक फोकस रहता है उसका डिजर्टेशन लेवल पे। तो वो सोचता है कि बंदे ने क्या करा है, पीजी में डिजर्टेशन बनाई है, क्योंकि डीआई में हर एक किसी को पीजी प्रोग्राम में डिजर्टेशन बनाई जाती है। बात करें कंपैरिजन टू आगरा यूनिवर्सिटी, यहाँ यूनिवर्सिटियाँ खराब नहीं है, बट उनका जो पैटर्न है, उनका जो पढ़ाने का तरीका है, या उनका अपने बच्चों के साथ रहने का, या फिर क्लास की को करिकुलम एक्टिविटी वो अलग अलग है। तो हर कोई पीजी में क्या करता है कि डिजर्टेशन नहीं बनाता, जबकि टीआई में मस्ट है पीजी में डिजर्टेशन। तो वो सोचता है कि आपको पहला नंबर क्या, डिजर्टेशन जितना आता है, वो क्या सोच रहा है कि आपको डिजर्टेशन जितना आता है। तो एक क्वेश्चन आपका बन सकता है यहाँ से, आप ऐसा करना, ऑनलाइन जाना और उस पर डालना डिजर्टेशन, तो आपको वो शोधगंगा पोर्टल पे ले जाएगा, और थोड़ा सा किसी भी डिजर्टेशन को वहाँ पे जाके आप देख लेते हैं, वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलती है। क्योंकि यहाँ पे आपका क्वेश्चन बन सकता है एक, कितना क्वेश्चन बन जाएगा, एक डिजर्टेशन लेवल से, क्योंकि वो सोचता है कि बंदे ने पीजी में डिजर्टेशन लेवल किया है, जो पैनल बैठता है, पैनल भी सोचता है, प्लस आपके रिसर्च, अभी हम बात करते हैं रिसर्च एरिया की। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, क्योंकि मैं कितना भी इसे शॉर्ट करूं मगर नहीं कर सकती, क्योंकि इम्पोर्टेंट बात है। तो रिसर्च एरिया की बात हो रही है, यानी 35 नंबरों की बात हो रही है कि हमें कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं, क्योंकि डिजर्टेशन लेवल आपको पता होना चाहिए, डिजर्टेशन के बारे में आपको आना चाहिए। तो आपको यहाँ पे इंटरव्यू में तो 1 नंबर मिलेगा, पर यहाँ पे ये 8 से 10 नंबर दे जाएगा आपका डिजर्टेशन आराम से, क्योंकि इसके स्टेप पूछ लेता है, कभी पूछ लेता है इसके 5th चैप्टर में क्या आता है, कभी दूसरे चैप्टर में आप क्या रखते हैं, कभी आप समस्या लेते हैं या टॉपिक लेते हैं तो उसका चयन किन किन स्टेपों पे करते हैं, तो जब आप पॉपुलेशन लेते हैं तो किस तरह से लेते हैं, इस तरह से आराम से 8 से 10 नंबर आपके डिजर्टेशन ही दे जाएगी। तो आप किसी भी डिजर्टेशन को रीड करके जा सकते हैं। दूसरा आप देखिए इसमें रिसर्च एरिया में आपको करना क्या है कि आपको क्या पढ़नी है, परिकल्पना, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, हाइपोथेसिस। आपको परिकल्पनाओं को बहुत अच्छे से गहराई से अध्ययन करना है। कुछ वीडियो है मेरी, मैं डिस्कशन में डाल दूंगी आपकी हाइपोथेसिस की, तो आप क्या करेंगे, उन्हें देखकर समझ सकते हैं किस तरह से, अमूमन आपको मिल ही जाएगा। तो यानी हमें क्या करना है, परिकल्पना को देखना है। परिकल्पना में जो इंटरव्यू में क्वेश्चन बनेगा वो मैं अभी समझाऊंगी, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि परिकल्पना में भी इंटरव्यू में ये क्वेश्चन बनता, मैं इस तरह लगाती जा रही हूँ जैसे मुझे इंटरव्यू में बताने में आपको आसानी रहे।
कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनता है। फिर ये देखिए, परिकल्पना के बाद हमने रिटन के लिए फिर हमें क्या पढ़ना है, एक फिर पढ़ना है सैम्पलिंग, क्योंकि ये सैम्पलिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पार्ट है आपका रिसर्च का। सैम्पलिंग के बिना आप क्या कर सकते हैं, कोई भी रिसर्च कंप्लीट नहीं कर सकते। सैम्पलिंग को हम कहते हैं प्रतिदर्श। तो हम क्या करेंगे, प्रतिदर्श अवश्य पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बिना भी कोई पार्ट कंप्लीट नहीं हो सकता। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रतिदर्श के बाद ये दो टाइप के होते हैं, याद रखना, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। तो ये इस तरह से भी ये होते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाइए, आप क्या करना है, आपको स्टैटिक्स की तरफ जाना है। स्टैटिक्स में आपको पढ़ना है अनोवा है, आपके सेंट्रल टेंडेंसी वाले हैं, यानी मीन मोड मीडियन है। यानी आपको क्या करना है, पैरामेट्रिकल आपकी जो पैरामेट्रिक मेथड से जो प्राचल से सांख्यिकी बनती है वो पढ़ लेनी है, और प्राचल से जो बनती है नॉन पैरामेट्रिक जो होती है वो भी पढ़ लेनी है। उसमें आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिकों को आपको पढ़ लेना है। आपका ये यहाँ पे क्या होगा कि इससे भी आपके क्वेश्चन बनेंगे। इससे एनालिसिस, यहाँ पे इंटरव्यू के लिए लिखते जा रही हूँ मैं, एनालिसिस और वेरिएंस, ये अनोवा की फुल फॉर्म है, जिसको हम शॉर्टकट में अनोवा कहते हैं। शॉर्टकट में इसी को हम अनोवा कहते हैं। दो और टॉपिक बच्चे हमारे महत्वपूर्ण, इन्हें देख लेते हैं। वो हमारे कौन कौन से टॉपिक हैं, तो वो है हमारा, एक है विश्वसनीयता, दूसरी है वैधता, और तीसरा हमारा उपकरण या टूल्स के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ के जाएं, क्योंकि टूल्स के बारे में बहुत ही रियर केस में पूछता है, जब बच्चों को फंसाना हो तब। नहीं तो आपको क्या पढ़ना है, अभी तो केवल विश्वसनीयता, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिलायबिलिटी। ठीक है, विश्वसनीयता पढ़नी है, दूसरी आपको पढ़नी है वैधता यानी वैलिडिटी। कोई भी चीज वैधता और विश्वसनीय नहीं है, वो संसार की कोई भी चीज अपना ज्यादा समय तक नहीं रह सकती, जो विश्वसनीय ना हो और वैध भी ना हो। तो यहाँ पे हमें ये दो मोस्ट इम्पोर्टेंट पढ़ने होते हैं कि यानी क्या हो, हमें पता हो वैलिडिटी क्या है और विश्वसनीयता क्या है रिसर्च के फील्ड में, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं आपके रिटन में भी प्लस इंटरव्यू में भी। रिलायबिलिटी, तो यहाँ पे आपको ये पढ़नी है, और टूल्स के बारे में भी पढ़ के जाना है रिटन के लिए, यानी आपको क्या करना है, टूल्स के बारे में भी पढ़कर जाना है। ये हो गया हमारा रिटन का पार्ट। जब मैंने इतना बताया और आप इतना पढ़ के जाते हो, तो आपको मेरे समझ में यहाँ पे 25 से 30 नंबर तक लाने से कोई रोक नहीं सकता। आप अमूमन 20 से एवं भी लाओगे, इतनी मुझे गारंटी है। जब आप ये टॉपिक पढ़ के जाओगे तो 20 से एवं भी लाओगे, कम नहीं लाओगे। 20 यहाँ मान लो मोटे मोटे, और 20 उधर मान लो, उधर 20 नहीं, आप 25 ही लाओगे। तो 20 और 25 कितना हुआ हमारा, 45। हम स्कोर कितना ले आए रिटन में, 45। ये हमारे किसके मार्क्स हैं, रिटन के। ठीक है, ये हमारे रिटन के मार्क्स हैं 45। क्योंकि ये मैं आपको जो बता रही हूँ मोटा मोटा खाका, वो इसलिए बता रही हूँ कि आप किस तरह डीआर में अपनी सीट पक्की कर सकते हैं, या किस तरह की रणनीति से अपनी सीट पक्की कर सकते हैं डीआई में। अब आपको करना क्या है, आपका बचा इंटरव्यू बचा और एकेडमिक रिकॉर्ड बना। इंटरव्यू में ही आपका एकेडमिक रिकॉर्ड शामिल होता है, तो इस तरह से क्या होता है, ये दोनों मिलकर ही आपके 30 नंबर बनाते हैं। एकेडमिक रिकॉर्ड जो होता है मैक्सिमम आपके 12 नंबर तक का हो सकता है, शायद, नहीं तो 12 का ही होता है। अब हम यहाँ देखते हैं कि इंटरव्यू में क्या होगा। देखिए, जब आप अमूमन इंटरव्यू में 11 बजे के बाद जाएंगे, तो आपको अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले जाने हैं, 2 फोटो ले जाने हैं, याद रखना, पासपोर्ट साइज के, और एक आईडी प्रूफ ले जाना, प्लस एक रजिस्ट्रेशन की फोटो कापी, प्लस एक एडमिट कार्ड की फोटो कापी। इतना आपको लेके जाना, नहीं तो वो आपको दौड़ाते रहेंगे। अब आपको करना क्या है कि जो आप 30 नंबर है रिटन मतलब इंटरव्यू के, तो वो आपको लेने हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहला मोस्ट पॉइंट ये है कि आपका पीजी में 70 से प्लस हो, यानी जो जिस सब्जेक्ट से आप पीजी किए हैं, या जिससे पीजी में आपने अप्लाई किया है पीएचडी के लिए,
तो उस पीजी डिग्री में आपका 70 से एबव हो, 70 ना हो तो कम से कम 65 से एबव हो। ये डीआई की पहली नीड होती है। अब चलते हैं हम दूसरे इसके पॉइंट की तरफ, तो वो है हमारा, जैसे मैंने कहा कि वो क्या मानता है कि आपने डिजर्टेशन किया है पीजी में। तो एक क्वेश्चन आपका इंटरव्यू को यहाँ से रखेगा, 2 क्वेश्चन आपकी हाइपोथेसिस से रखेगा, नहीं छोड़ सकता, 2 क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। एक क्वेश्चन आपका सैंपलिंग से पूछ लेगा और वो एनालिसिस वेरिएंस में केवल अनोवा में ये क्वेश्चन पूछता है, वो मैं आपको अभी बता देती हूँ। चाहे 2 वे अनोवा हो चाहे 1 वे अनोवा हो, अनोवा में एक ही क्वेश्चन बनता है, वो ये बनता है कि ये पैरामेट्रिक है नॉन पैरामेट्रिक है इंटरव्यू के टाइम। तो इसमें आपको इंटरव्यू में टेंशन नहीं लेनी, आपको बताना है कि ये कैसी है, पैरामेट्रिक है। ये हम क्यों लगाते हैं कि अपना जो भी हमारे जड़ थे या वेरिएबल थे उनमें किस तरह का सहसंबंध है, कोरिलेशन है, या किस तरह का अंतर पाया गया, उसके लिए हम लगाते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे किसकी परिकल्पना की। मैंने कहा इसमें 2 या 3 क्वेश्चन पता है कैसे बनते हैं। परिकल्पना का एक सार्थक स्तर होता है, कितना होता है वो सार्थक स्तर को लेकर क्वेश्चन बनता ही बनता है। वो यहाँ आपको फंसाएगा, यानी आप फंसाएगा नहीं, वो आपकी नॉलेज चेक करेगा कि आपने कितनी गहराई से डिजर्टेशन बनाया है या आप कितने अच्छे से डिजर्टेशन बनाकर आए हो। तो यहाँ पे वो देखेगा, आपसे पूछेगा कि अच्छा अगर आपकी डिजर्टेशन में आपने सार्थकता का लेवल, जो सार्थकता का लेवल है वो रखा आपने क्या, सार्थकता स्तर रखा आपने क्या। सार्थकता के 2 ही स्तर होते हैं ज़्यादातर हमारी रिसर्चों में, जो एजुकेशन फील्ड से होती हैं, वो होते हैं हमारे यहाँ पे 0.1, क्योंकि साइंस का ज़्यादातर यहाँ चलता है, जबकि एजुकेशन का यहाँ चलता है 0.5। तो यहाँ पे ये सार्थकता स्तर है, केवल 2 स्तरों पर हम रिसर्च करते हैं, 0.1 और 0.5 पर। तो यहाँ पे 0.1 का मतलब होता है 99%, यहाँ याद रखना, बहुत ध्यान से सुनना। जबकि 0.5 का मतलब होता है क्या, हमने 95% विश्वास के साथ वो चीज कही है। जैसे अमूमन मैंने एक रिसर्च की और मैंने पाया कि जो 3 साल योग करते हैं, 2 साल योग करते हैं और 1 साल योग करते हैं, उनकी सार्थकता स्तर में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया। तो ये बात मैं कैसे कहूँगी, जब मैंने लगाया हो सार्थक स्तर क्या 0.5, तो मैं कहूँगी 95% विश्वास के साथ मैं कह सकती हूँ कि जो योग को अधिक अवधि तक करते हैं या योग को जो 1 साल कर चुका है उनके बीच, और जो अधिक अवधि तक करते हैं उन दोनों के बीच कोई भी क्या पाया गया, कोई भी सार्थक सहसंबंध नहीं पाया गया, यानी कोई भी अंतर नहीं पाया गया। क्योंकि हम क्या बनाते हैं, नल हाइपोथेसिस ज़्यादातर बनाते हैं, क्योंकि मैंने क्या कहा, हाइपोथेसिस का ही पार्ट है सार्थकता। नल हाइपोथेसिस में क्या होता है कि हम पहले से कुछ भी सोचकर नहीं चलते, कोई सार्थक स्तर नहीं पाया जाएगा ये सोचकर चलते, जो हमारी रिसर्च कनेक्ट कराती है हमें कि पाया गया नहीं पाया गया वो हम लिखते हैं। एक होती है अल्टरनेटिव, उसमें हम पहले से सोच लेते हैं। ऐसे माना जाता है कि योग करने वाले जो विद्यार्थी हैं वो सामान्य विद्यार्थी अलग होते हैं। तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि जो योग करने वाले विद्यार्थी हैं उनकी मानसिक स्वास्थ्य सामान्य विद्यार्थियों से अच्छा रहेगा। तो ये मैंने क्या कर दिया, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बना दी। यानी मैं पहले से ही अपनी रिसर्च कनेक्ट बाद में करूँगी बाद में, पहले से ही मैं ये सोच के चल रही हूँ कि जो मैं रिसर्च करूँगी वहाँ पे योग वाले बेस्ट रहेंगे विद्यार्थी। तो इस तरह से होती है अल्टरनेटिव और नल हाइपोथेसिस। यहाँ पे आपसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, तो इसलिए आप इंटरव्यू में से पढ़ के जाइएगा, सैम्पलिंग पढ़ के जाइए कितने प्रकार की होती है, नॉन पैरामेट्रिक पैरामेट्रिक। एक वीडियो में 2 वीडियो बना चुकी हूँ, आप देख सकते हैं, मैं डाल दूंगी। अब यानी यहाँ पे यहाँ इंटरव्यू में क्वेश्चन बनता है विश्वसनीयता और वैधता। विश्वसनीयता क्या होती है कि मैंने आज वो टेस्ट यूज किया, ठीक 5 साल बाद यूज किया तो वो वही परिणाम दे जो उसने 5 साल पहले दिए थे, वो होती है विश्वसनीयता। वैधता क्या होती है कि जैसे मैं बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य चेक करना चाहती हूँ तो वो टूल्स मुझे क्या दे, मानसिक स्वास्थ्य चेक, मानसिक स्वास्थ्य ला के दे। मतलब उन टूल्सों को जब मैं अप्लाई करूँ तो बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य जानूँ, ना कि उसका क्या जान सकूँ, मानसिक स्वास्थ्य की जगह सोच लिए मैं समायोजन जान सकूँ। तो ये क्या हो गई, उसकी वैधता, कि जिसके लिए उसे बनाया है वह वही काम करे, वह है उसकी वैधता या वैलिडिटी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी
और यहाँ पे एक क्वेश्चन और बच गया, वो है अनोवा का। मैंने ये तो बता दिया, ये पैरामेट्रिक होती है। आप ये और याद रखना, ये 1 वे होती है और 2 वे होती है, ठीक है। अनोवा 1 वे भी होती है और 2 वे होती है, क्योंकि ये ट्रेंड का है इसलिए अनोवा ही पूछा जाता है और कुछ पूछा नहीं जाता। टी टेस्ट भी पूछ लिया जाता है, तो याद रखना टी टेस्ट भी क्या है, पैरामेट्रिकल है, यानी पैरामेट्रिक है। टी टेस्ट भी प्राचल सांख्यिकी है। और ये है आपका अनोवा, ये 1 वे भी होता है, 2 वे भी होता है। तो आई होप आपकी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तथा कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, तथा और कोई भी इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेरी हो तो वो भी बता सकते हैं। आज के वीडियो के लिए धन्यवाद। पर जाने से पहले एक और चीज़ समझानी है कि यहाँ आप कितना ले आए, 43। अब आपको करना क्या है कि 10 नंबर हर हाल में, 10 से क्या 12 से अबव आ जाएंगे। जो रणनीति मैंने बताई अगर उसको फॉलो करते हैं तो आपका कितना बैठ जाए, 55 निकल के आए तो आपका सीट एक पक्की है DI के अंदर। मान के चलना आपका 55 बने रिटर्न और इंटरव्यू का, तो आपका क्या है, सीट एक पक्की मान के चलिए DI के अंदर। एवब जाता है वो और अच्छी बात है, 55 प्लस हो जाए, बट 55 तक आपको खींचकर लाना है, तो DI के अंदर आपकी सीट पक्की हो जाएगी। तो आज के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी अच्छे टॉपिक या फिर किसी आपकी क्वेरी के साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।